हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंतर्गत ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आपने अगर उसको नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको बहुत ही बेहतरीन आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इस क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज्यादा चाहते हैं। वैसे मैंने इस क्लास में आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है और यकीन मानिए कम से कम 5 प्रश्न आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित आपके पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जो 40 अंकों का आपका पेपर जीएस का रहेगा, जो 40 अंक आपके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कम से कम 5 प्रश्न आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जरूर मिलेंगे। तो उसमें मैंने आज की इस क्लास में आपके आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित काफी सारे प्रश्नों को शामिल किया। तो इन प्रश्नों को आप पूरा देखिएगा, क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित पहला ही प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर बताइए जरा, क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और भाई जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजमूदार जी की अध्यक्षता में। उस अधिवेशन में जाकर इन्होंने महात्मा गांधी जी को न्योता दिया और बिहार के चंपारण नामक स्थान पर इन्होंने इनको बुलाया। यहां पर जाकर गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था। 3 कठिया प्रणाली, जो 3/20 को 3 कठिया बोलते हैं, यानी कि जो 20 भाग भूमि का होता था उस भाग में 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ के जो किसान थे बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती थी और उन्हें ये जो नियम अंग्रेजों द्वारा इन पर लगाया गया था कि 3 कटिया प्रणाली के अंतर्गत इनको खेती करनी पड़ेगी, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इस वजह से चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया है? तो देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है वंदे मातरम से संबंधित कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया और किस अधिवेशन में गाया गया। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में और कब गाया गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो जन गण मन है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो राष्ट्रीय गान है यह सबसे पहले गाया गया था 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। और यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था भाई कलकत्ता में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में यह अधिवेशन आपका हुआ था। और अगर हम बात करें कि वंदे मातरम कब गाया गया था पहली बार, तो वंदे मातरम गाया गया था 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। तो चाहे वंदे मातरम की बात हो चाहे जनगण मन की बात हो, दोनों के दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। बस अंतर इतना है कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन को यानी राष्ट्रीय गान को गाया गया था। दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में इनके बनने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत कब से हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी से। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। सी विजय राघवाचार्य नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इनका नाम भी याद रखेंगे कि नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो भाई सुभाष चंद्र बोस ने जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। विकल्प बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? देखिए 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? अगर हम गठन की बात करें तो गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 3 फरवरी, ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी में, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में यह भारत आया था। भारत में किस जगह पर? बंबई में आया था ये भारत के। तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था, जबकि इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में
किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? बहुत ही ज्यादा प्रमुख घटना जो कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें देखने को मिलती है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया जाना, और इस विभाजन को अंजाम दिया था लॉर्ड कर्जन ने। विकल्प बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, तो यह लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, और उस समय ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो यहां पर हमें 3 बातें ध्यान रखनी होगी। अगर नगर प्रशासन के छोटे शहरी क्षेत्रों की बात हो तब हमारा आंसर नगर पालिका परिषद होता, लेकिन यहां पर कह रहा है कि बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण कौन करता है, तो आंसर होगा नगर निगम। विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। जबकि अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो जो नगर पंचायत होती है वह उन क्षेत्रों का नियंत्रण करती है जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो पहले ग्रामीण थे और अब वह नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, वहां पर जो नियंत्रण करता है वह नगर पंचायत करती है। छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण नगर पालिका परिषद करती है, जबकि बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण नगर निगम करती है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? तो ऐसी जो सरकार होती है जहां पर हर नागरिक के पास एक वोट देने का अधिकार होता है और प्रत्येक वोट समान मूल्य का होता है, तो ऐसी सरकार को कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। हमारे भारत देश में भी प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट का अधिकार है और हर एक वोट समान मूल्य का है। अतः हम कह सकते हैं हमारे देश में भी जो सरकार है वह लोकतांत्रिक सरकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो जो काकोरी षड्यंत्र मामला हुआ था वह कब हुआ था भाई? 9 अगस्त का तो वो दिन था, 9 अगस्त का दिन था, और सन थी 1925। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली एक ट्रेन पर क्रांतिकारियों ने हमला करके उसकी डकैती कर ली और सरकारी खजाने को लूट लिया, और इस घटना को काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। 9 अगस्त 1925 ईस्वी के दिन यह घटना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भाई 1873 ईस्वी, सन भी याद रखेंगे, हो सकता है सन पूछ लिया जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो इसके लिए याद रखिए, सबसे पहले तो जो ग्रेट बियर है उसको हम सप्तऋषि तारामंडल के नाम से भी जानते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है? इसका एक अन्य नाम है सप्तऋषि तारामंडल। तो भाई जब इसका नाम सप्तऋषि है, इसका अर्थ ही है यह 7 तारामंडलों का समूह है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प डी। जो ग्रेट बियर है इसको हम सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। यह 7 चमकीले तारों से बना हुआ है। आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो भाई देखो, जो हमारा आकाश है उसमें 88 तारामंडल हैं, और इन सभी तारामंडल में जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम है हाइड्रा। विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जो सबसे ऊपर परत जो सूरज में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो भाई उसको कहा जाता है कोरोना, या क्रीट भी इसी को कहते हैं। विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारा सौर मंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? तो अगर हम पूर्व में बात करें, यानी कि प्राचीन समय में लगभग 2006 के आसपास जो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या थी वह 9 थी, लेकिन प्लूटो नाम का एक ऐसा ग्रह था जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। भाई बौना ग्रह किसको कहा गया? इन्होंने कहा कि जो प्लूटो नाम का ग्रह है वह बौना ग्रह है। यह ग्रह नहीं है, यह एक बौना ग्रह है। इसलिए वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई है हमारे सौरमंडल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य
सूर्य ग्रहण कब होता है? तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, मैं आपको दो स्थिति बताने वाला हूं, आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए भाई, एक ये रहा हमारा गोला, एक ये रहा हमारा गोला, एक ये रहा हमारा गोला। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पर लिखा मैंने सूर्य, एस फॉर सन, इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया एम फॉर मून, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ई फॉर अर्थ, यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। तो ये जो स्थिति बन रही है, जब हमारा चंद्रमा बीच में आ रहा है, और जब चंद्रमा बीच में आता है तब होता है सूर्य ग्रहण। चंद्रमा के बीच में आने पर सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि यहां पर पूछा गया है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो हमारा आंसर होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ये तो हुई पहली स्थिति। चलिए मैं आपको एक और स्थिति बताता हूं, एक दूसरी स्थिति भी बनती है। किस प्रकार से बनती है, हम फिर से 3 गोले बनाएंगे, 1 2 और 3 गोले हम और बनाएंगे। यहां पर फिर से सन रहेगा, सन अपनी जगह पर वहीं पर रहेगा जहां पर पहले था, लेकिन अब अर्थ की जगह चेंज हो जाएगी, अर्थ आ जाएगा बीच में और मून पहुंच जाएगा यहां सबसे किनारे। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा की ही बदलती हैं, सूर्य अपनी जगह पर ही रहेगा, सूर्य की स्थिति नहीं बदलनी। स्थिति बदलेगी पृथ्वी और चंद्रमा की। जब पृथ्वी बीच में होगी तब चंद्र ग्रहण होगा, जब चंद्रमा बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और ये स्थिति आप रट लीजिए। तो यहां पर देख पा रहे होंगे जो विकल्प बी दिया हुआ है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है, तो जब पृथ्वी बीच में होगी तब कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। यह बात हम अच्छे से जानते हैं। तो यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों ही स्थिति मैंने बता दी हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, और यहां से हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है, या फिर समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है? तो भाई ध्यान रखिएगा, जो हमारी कर्क रेखा होती है वह कहां पर पाई जाती है? जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है आपकी मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम उष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? तो भाई देखिए 21% जो है आयतन के अनुसार वायु में लगभग 21% आपकी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और लगभग 78%, याद रखिएगा लगभग 78% हमारी है नाइट्रोजन गैस। और इसके अलावा जो बचता है 78 और 21 जोड़िए, ये हो गया हमारा लगभग 99%, 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन, लगभग 99% ये दोनों गैस हैं। और इसके अतिरिक्त जो 1% बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, जल वाष्प, नियोन, इस प्रकार की गैसें मात्र 1% में हमें देखने को मिलती हैं हमारे वायुमंडल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो आप लोग जानते हैं भाई ध्रुव तारा कौन सी दिशा में चमकता है, यह चमकता है उत्तर दिशा में। तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाएगा? उत्तर दिशा को, विकल्प ए हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन
जब भारत और चीन की बात होती है तब उस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और मैगीनाट रेखा कहाँ पर है? तो ये भैया फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगीनाट रेखा। क्लियर है? ये चीज भी याद रखेंगे। सर्क्रीक पॉइंट क्या है? भारत के जो कक्ष का रण है वहां पर जो स्थान है उसको हम कहते हैं सर्क्रीक पॉइंट, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। सर्क्रीक पॉइंट कहा जाता है इसको। अगला है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? भाई देखो, क्षितिज क्षितिज की रेखा कैसी होती है? सीधी, यानी पड़ी हुई रेखा। और इसके समांतर जो घेराव करने वाली रेखाएं होती हैं उनको हम किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं कि जो पड़ी हुई रेखाएं हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। तो क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखा। ये कहां से कहां की ओर होती हैं? तो ये हमारी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर होती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर पड़ी हुई रेखाएं होती हैं जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और अगर हम बात करें भाई उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली खड़ी हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं देशांतर रेखा, उनको कहते हैं देशांतर रेखा। तो जब खड़ी हुई रेखाओं की बात हो या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं की बात हो तब हमारा आंसर होगा देशांतर रेखा। और जब पूर्व से पश्चिम की ओर क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाओं की बात हो तब हमारा आंसर होगा अक्षांश रेखा। ये बात आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भाई भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वह इंदिरा गांधी नहर है। और इसका जो उत्पन्न है ये कहां से निकलती है? तो ये पंजाब में हरिके बैराज नामक स्थान से निकलती है। पंजाब में हरिके बैराज नामक स्थान से निकलती है और यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। और इसके द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्रों में सिंचाई होती है। इसलिए यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? वही सीढ़ीदार जो खेती होती है वह होती है पहाड़ी ढलानों पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहाड़ियों पर। जो पहाड़ की ढलानें होती हैं वहां पर जो सीढ़ीदार खेती है वह एक सामान्य विधि है खेती करने की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जादूगोड़ा जो कि झारखंड में एक स्थान है वह किस चीज के खनन के लिए जाना जाता है? जो जादूगोड़ा नामक स्थान है झारखंड में स्थित है, सिंहभूम जिले में है ये। तो यह यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। ये प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताइएगा। तो ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे किस टॉपिक से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।